नमस्कार। एक पाइट संस्कृति स्कूल के हमारे दो स्कूल्स हैं। पहले पाइट संस्कृति स्कूल हुड्डा और पाइट संस्कृति स्कूल NFL। और पहली बार है पानीपत के इतिहास में भी कि एक जो पाइट आज 2006 में स्टार्ट हुआ था, उनकी 3 संस्थान हैं और आप सबके प्यार से और जो एक्सेप्टेंस रही है पानीपत के लोगों की और हरियाणा के लोगों की और पूरे इंडिया के लोगों की, जिन्होंने एक पाइट के अंदर एक विश्वास रखा है, तो उसी के चलते आज पाइट से एक को एडमिनिस्ट्रेड फ्रेंचाइजी का एक मॉडल स्टार्ट हुआ है और अंसल सुशांत सिटी के अंदर हमारा एक 3rd ब्रांच पाइट संस्कृति स्कूल की खुलने जा रही है और आने वाली 15 तारीख को हम इसकी इनॉग्रेशन भी करेंगे, जिसमें संजय भाटिया जी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो उसके चीफ गेस्ट होंगे और महिपाल ढांडा जी जो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी MLA हैं पानीपत के, वो उसमें हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। तो ये एक बहुत ही सुखद अनुभव है हमारे लिए भी कि लोग हमारे को उस तरीके से ट्रस्ट करते हैं। नहीं तो आप हमेशा से देखते रहे हैं कि कुछ बहुत बड़े ब्रांडेड जो स्कूल्स हैं, जो लोग उनको अडॉप्ट करते हैं, उनका नाम लेना पसंद करते हैं, पर एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि ऐसे जो ब्रांड्स हैं वो आपकी हैंड होल्डिंग नहीं कर पाते हैं, आपको उस तरीके से हर चीज़ के अंदर हेल्प नहीं कर पाते हैं जो शायद हम अपने शहर में रह के एक दूसरे स्कूल को, जो हम अपना ही स्कूल मानते हैं, क्योंकि उसमें जितनी भी मैनेजमेंट डिसीजंस हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हैं, वो सारे हम उनके साथ मिल के लेंगे। और जिस तरीके से हम पाइट संस्कृति हुड्डा चला रहे हैं, NFL चला रहे हैं, उसी तरीके से पाइट संस्कृति अंसल्स भी चलेगा। और आपने अभी देखा होगा कि बहुत रिसेंटली जो हम एजुकेशन 4.0 की बात करते हैं, हम क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, ये सब चीज़ें एक स्टार्टिंग में टाइम लगता है जब लोग उसको समझना चाहते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या और इसके परिणाम क्या होंगे, रिजल्ट्स क्या होंगे। क्योंकि लोग हमेशा ये देखना चाहते हैं कि CBSE के अंदर कौन से स्कूल के सबसे ज़्यादा बच्चे टॉप किए, किसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा आया। तो ये आज के टाइम के अंदर कोई इन चीज़ों का मायने नहीं है। आज के टाइम में मायने ये रखता है कि बच्चों ने क्या सीखा और वो जो सीख है वो अपने जीवन भर अपने साथ रख पाएंगे और कैसे रख पाएंगे। तो ये एक मेजर जो है इम्पॉर्टेंट रोल है। अभी बिल्कुल कल की न्यूज़ है, आपके अखबारों में भी छपी है कि पानीपत से राष्ट्रपति अवार्ड के लिए 6 बच्चों को चुना जाना था, जिसमें बच्चों ने अपने कुछ आइडियाज़ देने थे। तो इसमें से 6 बच्चों में से एक बच्चा जो था वो सरकारी स्कूलों से होना था और 5 बच्चे प्राइवेट स्कूल से होने थे। तो जिसके अंदर से आवेदन लिए गए, एप्लीकेशंस लिए गए, तो इसकी पूरी प्रोसेसिंग हुई और बहुत गौरव की बात है कि पाइट संस्कृति स्कूल के 2 बच्चे उसमें शामिल हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में से, और इनको राष्ट्रपति जो हैं महोदय मैम, उनसे इनको अवार्ड भी दिया जाएगा और 10-10 हज़ार रुपये भी दिए जाएंगे। इससे पहले हमारे NFL पाइट संस्कृति स्कूल के विद्यार्थी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के अंदर भी विनर रहे थे और 80 बच्चे ऑल ओवर इंडिया, 80 टीमें ऑल ओवर इंडिया से चुनी गई थी। और हमारा स्कूल इकलौता स्कूल है पूरे इंडिया में जिसके 2 टीमें इसमें चुनी गई थी। तो ये एक दर्शाता है कि किस तरीके से जो एक क्रिएटिव लर्निंग और इनोवेशन और आइडिएशन के ऊपर आप फोकस करते हैं तो रिजल्ट्स आपके पास आते हैं। तो क्योंकि एक टाइम था जब हमें रॉट लर्निंग के ऊपर कुछ सिखाना था कि रटा के बच्चों को वही चीज़ें रिप्रोड्यूस करनी थी, अब वो टाइम नहीं है। अब बच्चों को क्रिएटिव बनाना है ताकि वो अपने कुछ अपने स्टार्टअप्स बना सकें जो आज को देश की ज़रूरत है। और उसी चीज़ के लिए ऐसे इस तरीके की जो शिक्षा प्रणाली है, जो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, हमें उसके अंदर एक ऑनर्स हम जैसे लोगों के ऊपर है कि हम किस तरीके से लोगों का माइंडसेट बदलेंगे, किस तरीके से लोगों को एक नई राह पे चलना सिखाएंगे। और ये बहुत खुशी की बात है कि ये जो विस्तार हो रहा है और हम अंसल्स में एक नया स्कूल है और इसी सोच के साथ एक नया स्कूल दे पाएंगे और जिन लोगों को
वहाँ के लोगों को जो आने और जाने में परेशानी होती है, अगर वो अपने बच्चों को हुड्डा में पढ़ाना चाहते हैं, NFL में पढ़ाना चाहते हैं, पर लेकिन 45 मिनट 1 घंटा अगर उस बच्चे को आने और जाने में लगता है सुबह और फिर दोपहर को, तो वो टाइम जो है वो बच सके, और जो आपकी ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो पेरेंट्स के ऊपर अननेसेसरी पड़ती है वो बच सके। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम चाहते हैं कि पानीपत के हर कॉर्नर में पाइट संस्कृति स्कूल की एक ब्रांच हो, ताकि लोगों को ये सुविधा हो कि बच्चे अपना टाइम वेस्ट ना करें सिर्फ एक कम्यूट करने में, वो उतना ही टाइम कोई ना कोई और एक्टिविटी के अंदर, जिसके अंदर वो अपनी क्रिएटिव स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और एनालिसिस इम्प्रूव कर सकें। अगर वो कोई और अपनी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, म्यूज़िक में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपनी चीज़ों को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये टाइम उस चीज़ में लगे, ना कि वो बस में बैठे और हमेशा उसी एक ट्रैफिक कंजेशन के अंदर अपना टाइम व्यतीत करें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब अंसल्स के लोगों को, 13-17 सेक्टर के लोगों को, एलडीको के और सेक्टर 6 और बाबरपुर और फरीदपुर और आपके घरोंडा और करनाल के बच्चों को भी पाइट संस्कृति स्कूल एंड अंसल्स में पढ़ने का मौका मिलेगा। सर, एक तो पानीपत से बाहर भी जाने का प्लान है आपका, और दूसरा ये किन के साथ जुड़े हैं और कितने एकड़ में सेशन में स्टार्ट हो जाएगा ये? बिल्कुल, ये हमारा एकेडमिक सेशन हमने स्टार्ट कर दिया है और इसके हमारे एडमिशन्स ओपन हैं नए सेशंस के लिए, और ये हमारा 1.25 एकड़ के अंदर है और अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्क्वायर फीट एरिया है जो हमारा बन चुका है, और ये हमारी क्लास 10 तक अभी हम इसको चलाएंगे। पर अभी एडमिशन्स हमने प्ले वे से 6th क्लास तक के लिए इनवाइट किए हैं। तो हर सेशन क्या आगे सिस्टम रहता है ताकि हम उसको विस्तार कर सकें, ताकि हमारी हर जो क्लासेस जो हमारी आगे तक जानी है 10th क्लास तक, तो उसको लेके जाएं। और डेफिनेटली हमारा जो प्लानिंग है कि जो ब्रांड को हम पानीपत से बाहर लेके जाएंगे, क्योंकि पाइट आज पूरे इंडिया के अंदर एक नाम जाना जाता है, और हमने बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स किए हैं जो नोटेबल बनाते हैं। 5 स्टार रेटिंग है, NBA एक्रेडिशन है और NAC एक्रेडिटेड है। तो ये सारी उपलब्धि हैं जो आपको हर स्टेट से बच्चे जो पाइट के अंदर आकर्षित हो रहे हैं। तो डेफिनेटली वी विल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विल एक्सपेंड द ब्रांड ऑफ पाइट संस्कृति स्कूल इन द नियर बाय सिटीज़ टू स्टार्ट विद। कौन लोग जुड़े हैं जिनके साथ में आपका हुआ है? ये मोहित जी हैं और एक ऋषभ चुग जी हैं। तो बहुत दोनों कज़न्स हैं, और ये हमारे साथ आए हैं, बहुत ही आगे बढ़ना चाहते हैं एक अच्छी सोच के साथ। हमारे पास हम आपस में मिले थे कि वो स्कूल बनाना चाह रहे थे, पर लेकिन उनको एक एजुकेशन बैकग्राउंड उस तरीके का नहीं था, एजुकेशन लाइन में नहीं थे वो, बिकॉज दे आर मेकिंग फीड्स फॉर द पोल्ट्री फार्म्स। तो अब उनको प्रॉपर एक जॉइंट वेंचर काइंड ऑफ एन को एडमिनिस्टर्ड ये एक नई व्हाट यू से जर्नी स्टार्ट हुई है पाइट संस्कृति स्कूल के साथ। होल्ड सारा पाइट का रहेगा, कैसे है? मैंने आपको बताया एक को एडमिनिस्ट्रेड है, इसके अंदर कोई भी जो चीज़ें होती हैं आप मिलजुल के फैसला लेते हैं, और किस तरह की संस्था आगे बढ़े, किस तरीके से स्कूल अच्छा करे और बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है कि डिसीजन कौन ले रहा है, ये है कि सही डिसीजन है और अच्छी सोच के साथ है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सर, पाइट कोई ऐसा स्कूल है जो 4.0 एजुकेशन की बात करता है, तो जो परंपरागत स्कूल हैं क्या वो 2.0 कब तक ही है या 4.0 क्या है सर, थोड़ा इसको बता पाएंगे? देखिए, जो एजुकेशन 4.0 है, जो हमारी नई शिक्षा प्रणाली है जो भी भारत सरकार ने स्टार्ट की, वो एजुकेशन 4.0 से प्रेरित है। इसका मतलब है कि जो हम एक पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट थी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्यों है ये 1.0, 2.0, 3.0 या 4.0, लोग समझ को सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या एक कोई एडिशन है। इस चीज़ से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, और
जो आज के जो हम सुपर पावर्स जो मानते हैं, ये इन्हीं चीज़ों की जो औद्योगिक क्रांति हमारे जो विश्व में आती रही, उन सब चीज़ों से गवर्न हुई है। और जिस तरीके से औद्योगिक क्रांति आई है, तो शिक्षा के अंदर भी करस्पॉन्डिंगली चेंज हुआ है। आज हमको क्या चाहिए, एजुकेशन सिस्टम आपको क्या दे रहा है, और उसके हिसाब से इंडस्ट्री कैसे बनती है, ये सब दोनों चीज़ों का तालमेल है। तो जैसे ब्रिटिश जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 हुआ, तो उसके अंदर स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, जिससे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम होना स्टार्ट हुआ और मैकेनाइज्ड चीज़ें चल पड़ी। तो एक हम कह सकते हैं कि एक प्रोडक्शन युग स्टार्ट हुआ। तो उसके अंदर जो यूके एक बहुत छोटी सी कंट्री, और पूरे विश्व के अंदर उसने अपना झंडा फहराया और इंडिया के ऊपर भी आगे राज किया, जो एक सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी उस वक्त में। और अराउंड 30 to 40% जीडीपी शेयर इंडिया को होता था, जो घट के 8% तक पे आ गया। तो ये, और उस टाइम में अंग्रेज चाहते थे कि हम शिक्षा प्रणाली पूरे विश्व की बदलें, और उन्होंने एक रॉट लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ईजाद किया, और वही हर देश को वो देश लेता चला गया, उस देश के अंदर वही शिक्षा प्रणाली उसने अडॉप्ट करवाई। तो जिसके अंदर वो चाहते थे कि एक नौकरशाही चले, और वो उनको उतना ही सिखाना चाहते थे जितना वो चाहते थे कि उनको आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ताकि उनका राज चल सके। तो इसी तरीके से एजुकेशन 1.0 चला, और वो सारे जितने भी कॉमनवेल्थ नेशंस थे वो उन्होंने अडॉप्ट किया। फिर आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 आया, जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई। इससे प्रोडक्शन दिन में भी चलने लगी और रात को भी चलने लगी। तो इस तरीके से बहुत सारे यूरोपियन देश और जापान और हमारे इधर से भी कुछ और देश हैं जो ऊपर आए, और जर्मनी, फ्रांस, ये सब आगे आए, और इन्होंने अपने चीज़ें की, और वो उसी तरीके से एजुकेशन 2.0 का दौर आ गया, और वही प्रोडक्शन और वही रॉट लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस था, और वो जब चीज़ें चली तो वो देश भी नहीं चाहते थे कि कोई और देश उनसे आगे आए, और वही चीज़ें जो वो पढ़ाना चाहते हैं वही चीज़ सीखें, रटें और उसको रिप्रोड्यूस करें। तो फिर युग आया 1950 में, जब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 स्टार्ट हुआ, और आपके आईटी सेक्टर के अंदर एक नई शुरुआत हुई। और इसके अंदर आपने देखा होगा कि अमेरिका जैसे देश जो हैं आईटी के ऊपर, जो सारी आईटी कंपनीज अमेरिका चलाता है, तो वो सब चीज़ें आई। तो ये जो ईरा था, ये एक इन्फॉर्मेशन का ईरा था, जब इन्फॉर्मेशन घर घर तक पहुंच गई। और जब इन्फॉर्मेशन घर घर तक पहुंच गई, तो अब हर के पास एक एक्सेस था इन्फॉर्मेशन का। आपके पास कंप्यूटर्स आ गए, ऑफ लेट फिर आपके पास इंटरनेट आ गया। तो इसके आधार पे आपकी शिक्षा प्रणाली भी चेंज होनी चाहिए थी। जैसे हम स्कूल में आते हैं और एक टीचर बोर्ड पे जाता है और वो कुछ पढ़ाने लगता है। जैसे हम पढ़े, हमारे पास एक चीज़ का आंसर के विकल्प नहीं होते थे। हमें कोई क्वेश्चन होता था, अगर हम कोई क्वेश्चन टीचर से पूछते थे, तो अगर हमें आंसर नहीं आता तो हम टीचर से पूछते थे, हमें वो आंसर कहीं और से नहीं मिलता था। पर लेकिन जब इंटरनेट आ गया, आपके 95 के बाद आपका जो इंटरनेट आया, तो उसके अंदर क्या हुआ कि एक बच्चे के पास एक्सेस था कि आज वर्ल्ड में क्या हो रहा है और क्या चीज़ सही है। उसके पास आंसर होता है। जब आंसर होता है तो सेंट्रल जो फोकल पॉइंट है वो टीचर नहीं हो सकता। आज बच्चे के पास भी इंफॉर्मेशन है, तो हम एक बच्चे को सिर्फ ये कहें कि तुम सुनने के लिए क्लास में आओ और आपको कुछ बोलना नहीं है, तो ये गलत है। आज बच्चा जब छोटी क्लास में जाता है तो वो कितने क्वेश्चंस पूछता है, और जैसे जैसे वो बड़ी क्लास में आता जाता है तो वो क्वेश्चन पूछना बंद कर देता है। इसका मतलब वो क्रिएटिव होना बंद हो जाता है, वो कम इनक्विजिटिव हो जाता है, और वो सिर्फ हम उसको बिल्कुल एक बहुत ही सीमित दायरे के अंदर समेट देते हैं। तो ये होता है कि हम किसी भी बच्चे की एक इनोवेशन पे, क्रिएटिव थिंकिंग पे एक फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसी चीज़ को हमने बदलना है, और इसको बदल कैसे सकते हैं? इसको हम फ्लिप क्लासेस से बदल सकते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग से बदल सकते हैं। हम क्लासेस में 2-3 बोर्ड लगा सकते हैं। हम उनको बोल सकते हैं कि आप अलग अलग टॉपिक पे बच्चे अपने आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें। तो ये सब तरीके हैं जिस तरीके से हम एक क्रिएटिव लर्निंग को प्रमोट करते हैं। तो ये हमारा एजुकेशन 3.0 के अंदर होना चाहिए था, जो बहुत सारे स्कूल्स हमारे इंडिया में आज तक
इस प्रणाली के अंदर नहीं आ पाए, इस पर्टिकुलर सिस्टम में नहीं आ पाए। और आज के टाइम में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात हो रही है, क्योंकि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो 2010 में हमारा स्टार्ट हुआ, तो अब उसके मुताबिक आपको और चीज़ें चाहिए थी कि हम जो इंसान कंप्यूटर को बना रहे थे, राइट, अब उसके अंदर एक इंटेलिजेंस भी इन्वाइव कर दी गया। तो आज जो इंसान है उसका जो कंपटीशन है वो मशीनों के साथ हो गया। आज आपका जो कंपटीशन मशीनों के साथ होगा, तो आज आपको इंसान को मशीनों से आप कैसे अलग कर सकते हैं। तो जो एक डिस्टिंक्टिव जो एक फीचर है ह्यूमन बींग्स में, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो सोचना, जो हम एक भाव जो हम देखते हैं, हम एक स्ट्रेस में आ जाते हैं और चीज़ें आ जाती हैं। आज बहुत देखते हैं आप सुसाइड हो रहे हैं और मैरिजेस प्रॉपर नहीं चल पाती हैं, और भी जो इश्यूज होते हैं। आज हम पेरेंट्स की वेलबींग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। क्या ये मशीनें कर पाएंगी? जो इंसान ने मशीनें बनाई हैं वो चीज़ें नहीं कर सकती। आज हमारे समाज में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम किस चीज़ के लिए चाहिए? हमारे समाज में जो जो प्रॉब्लम्स हैं आज के दिन में, उनका हल हम कैसे निकालें? हम आज कैसा इंसान बनाना चाहते हैं जो आज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम दूर कर सकें? क्या आज हम ऐसा स्कूल चाहते हैं या ऐसे बच्चे चाहते हैं जो वही चीज़ें रिप्रोड्यूस करें, या सिर्फ याद करके उसको मेमोराइज करके पेपर में लिख के आए तो वो एक बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है? ऐसा नहीं है। आज हमें ऐसा इंसान बनाना है जो ये सारी चीज़ें के अंदर गुण उसके अंदर हों। एंड द ओनस इज ऑन द स्कूल सिस्टम, ओनस इज ऑन अस, कि हम ये किस ऐसे सिस्टम डेवलप कर पाएंगे या नहीं। तो हमको उसको इमोशनल इंटेलिजेंस देना है, उसको हमने बताना है कि स्ट्रेस को कैसे ओवरकम करना है, कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, राइट, कैसे आपको केयर करनी चाहिए, शेयरिंग कैसे होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये स्कूल्स के अंदर होना चाहिए। इसके अंदर एक आपका सोशल क्वेश्चन भी है, SQ। तो आपका जो एजुकेशन 4.0 है वो आपका सिर्फ IQ नहीं है, जो सारे स्कूल्स या हम एक होड़ में लगे रहते हैं कि हमारे पास बोर्ड के 10 टॉप पोजीशंस हमारे पास हैं, 4 टॉप पोजीशंस हमारे पास हैं, हमारे बच्चे JEE के अंदर सेलेक्ट हो गए, हमारे बच्चे नीट के अंदर सेलेक्ट हो गए। और ये जो इसी तरीके से चलता आ रहा है 50 साल से, 60 साल से, हम उसको बदलना चाहते हैं। हम बच्चे को एक ऐसा चीज़ बनाना चाहते हैं जो हर कोई चाहे कि मेरा बच्चा ऐसा बने। वो किसी मुसीबत में फंस जाए तो कोई भी किताब के अंदर सारी चीज़ें नहीं लिखी होती। हमेशा आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लाइफ में जो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, तो बच्चा वहाँ पे फेल कर जाएगा। आज उसको इस तरीके से सक्षम बनाना है कि वो क्रिएटिव हो सके, वो क्रिटिकल हो सके कि यहाँ पे ये चीज़ है तो उसका सोल्यूशन ये है, जिसका सोल्यूशन किसी बुक में नहीं लिखा है। पर जब तक आप उसको सोचने की क्षमता उसके अंदर पैदा नहीं करेंगे, और कोई भी आंसर सही नहीं है, हर आंसर ठीक हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, और डिपेंड करता है। इसीलिए हम जो एक टीचर कहती है कि नहीं यही आंसर ठीक है, नहीं तो तुमने गलत किया है। इवैल्यूएशन सिस्टम को बदलना है। इवैल्यूएशन सिस्टम हम कैसा बदलेंगे? इवैल्यूएशन, अब लोग कहेंगे कि कैसे इवैल्यूएशन होगा, कैसे जनरलाइज होंगे मार्क्स? तो हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड आउटकम्स पे ध्यान देना है। हमें उनके प्रोजेक्ट्स देने हैं, प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करना है। इस तरीके से ये एजुकेशन 4.0 पे हम जा पाएंगे। और हमें इंसान को रोबोट नहीं बनाना, और इंसान ने रोबोट बनाया है, और हमको इंसान को रोबोट से कुछ अलग दिखाना है, और वो जो कैपेबल हो हर चीज़ के लिए। कंट्रोल इंसान के पास ही रहेगा, और वो जब कंट्रोल इंसान के पास तभी रहेगा जब हम उसको इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, इस तरीके की फैसिलिटीज़ देंगे, इस तरीके की सिस्टम बनाएंगे अपने स्कूल्स के अंदर, फिर आगे कॉलेजेस के अंदर, ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सके और इंडिया एक नेक्स्ट सुपर पावर बन सके। क्योंकि सिर्फ कहने से सुपर पावर नहीं बनेगा, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और किस तरीके से आगे चलना है ये चीज़ें करनी पड़ेगी। और जहाँ आप सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि मेरे को रैंकिंग देखनी है, मेरे को सिर्फ मार्क्स देखने हैं, तो उससे कुछ होना नहीं है। तो जो होगा वो इस चीज़ से होगा कि आप आउटपुट कैसे देखने लगे हैं, किन चीज़ों को इवैल्यूएट करने लगे हैं। दैट मेक्स अ डिफरेंस।
ये ऋषभ जी हैं, डॉक्टर ऋषभ हैं। सो ही इज़ ए वेटनरी डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और ये हमारे साथ में हैं जो अंसल स्कूल्स के जो चलाएंगे, हमारे साथ को एडमिनिस्टर करेंगे। तो आप कुछ क्वेश्चंस अगर ऋषभ जी से पूछें। यस, पाइट सिर्फ 4.2 और 4.0 पे है, तो और स्कूलों ने अडॉप्ट कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही कम संस्थान हैं पूरे इंडिया के अंदर जो एजुकेशन 4.0 पे चर्चा भी कर रहे हैं, और मेरी बहुत से लोगों से बात होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल से बात होती हैं, बहुत अच्छे बोर्डिंग स्कूल से बात होती हैं। अगर हम उनके सामने भी एजुकेशन 4.0 की बात करते हैं तो बहुत से स्कूल्स को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी सिस्टम से चल रहे होते हैं, जो आज से 60 साल 70 साल पहले जो चीज़ें चली उसके ऊपर आधारित हैं। तो पर लेकिन बहुत खुशी होगी कि और बहुत से स्कूल्स आगे आएँ और इस मुहिम में जुड़ें, क्योंकि इंडिया के पास अब सेकंड चांस नहीं है। अगर इंडिया को आगे आना है तो डेफिनेटली उसको इस सिस्टम में आना पड़ेगा, क्योंकि जो जो देश एक नए सिस्टम को जिन्होंने अडॉप्ट किया वो देश आगे आए हैं। अगर यूके उस टाइम में जो उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पकड़ा तो वो देश नंबर 1 बना, फिर जर्मनी, फ्रांस, जापान नंबर 1 बने, फिर यूएस नंबर 1 बना। तो क्योंकि उन्होंने उसी औद्योगिक क्रांति को सिस्टम को लेके चले। अब जो औद्योगिक क्रांति है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, मशीन लर्निंग की है, ऑगमेंटेड रियलिटी की है, वर्चुअल रियलिटी की है। तो अब इन सब चीज़ों को बनाने के लिए आपको जो स्किल सेट चाहिए, वो क्रिएटिविटी चाहिए, वो क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग चाहिए, वो ये सब सिस्टम चाहिए, और वही चीज़ें हम अपने स्कूल्स में दे रहे हैं। तो महंगा है 4.2, महंगा है उससे पढ़ाई सिस्टम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कोई महंगा और सस्ता ये कि क्या है। हम बच्चों को रोबोट बनाना नहीं सिखा रहे, हम कोई बहुत ऐसी बात नहीं कर रहे कि हमने बहुत नवीकरण कर दिया है क्लासेस का या कुछ और कर दिया है। हमने सिर्फ पावर शिफ्ट की है टीचर से स्टूडेंट्स के पास। हमने बच्चों को बोलने का हक दिया है हमने, क्योंकि अब आप देखेंगे, पहले आप एक चित्रहार देखते थे तो आप एक टाइम सेट होता था, आपको एक कंटेंट मिलता था, आप वेट करते थे कि मेरे को 8 बजे वेडनेसडे को चित्रहार देखना है। फिर जैसे जैसे चीज़ें बदली, आपके कुछ केबल्स आए आपके पास, और वीडियो आया, और चीज़ें आई, तो आप अपने मन मुताबिक कोई भी चीज़ है कंटेंट देखने लगे। आपने टाइम को एक तरफ किया। पहले आप मिल के सब देखते थे, फिर आपके इंडिविजुअल कमरों के अंदर आपके टीवीज़ लगे, आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस देखते हैं। माँ बाप कुछ और देख रहे हैं, बच्चे कुछ और देख रहे हैं, दादा दादी कुछ और देख रहे हैं, राइट। अब टाइम और चेंज हो गया है, अब आपका OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। अब आप ये भी नहीं करना चाहते कि मैं कौन सा कंटेंट देखूं, क्या करूं। सबके पास इंडिविजुअल टैब्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं। अब आप कौन सा क्या चीज़ देखनी है, सेकंड्स में आप कंटेंट को चेंज कर देते हो, दूसरी चीज़ें देखते हो। इट मीन्स व्हेन यू हैव वैरायटी, लॉट मेनी थिंग्स टू डू, यू कैन नॉट मेक ए स्टूडेंट और ए चाइल्ड और एनी इंडिविजुअल कि वो आपके बताए हुए सिस्टम को उसी टाइम से फॉलो करें। आज आपको उसको ये चॉइस और उसको ये सब चीज़ें आपको उसको देनी पड़ेगी एजुकेशन में भी, कि आज वो आपका लेक्चर सुनने क्लास में नहीं आया है, वो क्लास में, कॉलेज में, स्कूल में इंटरेक्ट करने के लिए जाता है, वो बातचीत करने के लिए जाता है। आज उसने 4 किताबें पढ़ी और दूसरे दोस्त ने 4 किताबें पढ़ी और तीसरे दोस्त ने भी 4 किताबें पढ़ी, तो वो जो 12 किताबों का ज्ञान है वो बांटना चाहता है, इसलिए वो स्कूल जाता है, ताकि उसकी लर्निंग 12 किताब की हो जाए। और वो 12 किताब पढ़ने में 12 दिन लग सकते हैं, पर लेकिन वो 3 घंटे में, 2 घंटे में वो 12 किताबों का ज्ञान ले सकता है। तो ये चीज़ें हैं, जब हम कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, हम इंटरेक्शन की बात करते हैं, और जब ये फोकस शिफ्ट होता है एक स्टूडेंट के ऊपर, ताकि स्टूडेंट क्या सीखना चाहता है। आज हम उसको हर ये चीज़ बनाना चाहते हैं कि आपको यही फॉर्मूला रटना है, और ये उसकी इच्छा नहीं है वो चीज़ें करने की, तो वो क्यों सीखे। आज मेरे को टिग्नोमेट्री नहीं जाननी थी तो मैं टिग्नोमेट्री क्यों पढ़ूं, मेरे को लाइफ में उसकी जरूरत नहीं है तो मैं क्यों करूं। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एजुकेशन के अंदर, जब हम ये देखने लगेंगे ओके फाइन, व्हाट यू वांट टू स्टडी यू स्टडी दैट, हम आपको उसके अंदर इवेल्युएट करेंगे, और इवेल्युएट करने के लिए हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का सिस्टम लेंगे। भाई आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, आप कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर बना के दिखाएं, बहुत अच्छी बात है।
अब उसके साथ हम ये भी बोलें कि आपको बायो भी पढ़नी है और आपको ये चीज़ें भी पढ़नी है और दूसरी चीज़ें भी पढ़नी है, तो वो भाई संभव नहीं है। अगर आज आपको किसी चीज़ के अंदर कुछ अच्छा ज्ञान चाहिए तो आप उस दिशा में चलें, और उस तरीके से हम कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं ये हमें देखना है। तो आज हम जो प्लेटर बना दिया है हमने उनको, बहुत बड़ा ब्रेकफास्ट का बहुत बड़ा प्लेटर बना दिया, परांठे भी रख दिए हैं, छोले भटूरे भी रख दिए हैं, कॉन्टिनेंटल भी रख दिया है, साउथ इंडियन भी रख दिया है कि सब कुछ है इसमें, ये पौष्टिक है, ये सब कुछ ले लीजिए। बच्चे के सामने इतना सामान रखेंगे तो वो खाएगा ही नहीं। जो उसको अच्छा लगे उसको खाने दें, वो भी पौष्टिक है। मैं ये चीज़ नहीं कहता कि उसको पिज़्ज़ा बर्गर खिलाएं, बट लेकिन आप एक उसको संतुलित आहार दें, उसको इतना बड़ा प्लेटर ना बना दें ताकि वो बच्चा उसको देख के ही डर जाए। तो एजुकेशन में से निकालना, छांटना और क्या देना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्कूल्स की है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की है और पेरेंट्स की है समझने की कि वो मशीन नहीं है। आज उसको सुबह उठते ही दौड़ाना स्टार्ट कर दो कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, उसका मन नहीं है जिसमें, उससे उसको ज़्यादा टोकने की ज़रूरत नहीं है। डोंट गिव हिम और हर सो मच ऑफ स्ट्रेस ताकि वो स्ट्रेस से बाहर ही ना निकल पाए। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिप्रेशन की है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को हम समझ नहीं पाते। आज हम बच्चों से बात करें, उनसे पूछें क्या चाहिए और क्या दे सकते हैं, उनका दिमाग कहाँ चलता है। एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक एंड हैज़ सर्टेन गुड थिंग्स इन हिम। उस चीज़ों को, उस कला को निकाल के उसको हॉर्न करना है, यही एक सबसे बड़ी चैलेंज है, प्रॉब्लम है। और ये इसी तरीके के स्कूल्स उन चीज़ों को कर पाएंगे जो इन चीज़ों पे देखेंगे, ना कि कोई जो कंटेम्प्रेरी स्कूल्स हैं जो एक ही सिस्टम पे चलते हैं, एक ही चलन पे चलते हैं। हाँ जी सर, मेरा सवाल है, आप एक तो फ्रेंचाइजी मॉडल का लेवल क्या है? मैनेजमेंट लेवल पे जाएंगे या एजुकेशन में भी स्कोप करेंगे, या जैसे आप प्रोजेक्ट्स वगैरह की बात करें? सेकंड दूसरा सवाल है कि जैसे सीबीएसई और कई बोर्ड है, उनका जो सिस्टम है, सिलेबस है, वो फिक्स है, तो आप उससे बाहर जाके कैसे पढ़ाएंगे? आप पहले मैं आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर दूंगा कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको कोई रोकता नहीं है। जो आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको करने के भी तरीके हैं। तो आपको वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। हमने टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम में भी जो हमारे यूनिवर्सिटी की बाइंडिंग बाउंडेशंस होती हैं उनको फॉलो किया और बच्चों को ज़्यादा दिया जो देना चाहिए था। उनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के तरीके दिए, उनके लिए स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर दिया, ताकि आज हमारे हर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में, इंक्यूबेशंस में, आइडिएशन में हमारे बच्चे टॉप करते हैं, ऑल ओवर इंडिया टॉप करते हैं। और यही चीज़ हम स्कूल में भी दे रहे हैं। सीबीएसई आपको रोकता नहीं है कि आप अच्छा ना करें। सीबीएसई के भी जो नए मैकेनिज़्म हैं, जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, वो इसी तरफ आ रही हैं और वो इसी तरफ ओपन भी हो रहे हैं। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसी तरफ ओपन हो रही है। पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन में है वो इवैल्यूएशन की है और एंट्री की है कि स्कूल के बाद एंट्री कैसे मिलेगी। वो एंट्री है वो अभी भी मार्क बेस्ड है। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच इज़ जो हम करना चाहते हैं और जो सिस्टम करवाता है, उसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अगर मार्क्स नहीं आए तो आगे कैसे जाएंगे। पर लेकिन जो लोगों की ये धारणा है कि मेरे को आईआईटी के अंदर एडमिशन ही मिलेगा तो मेरे बच्चे का विकास होगा, या मेरे को इसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाके ही उसका विकास होगा, ये धारणा बदलनी है। अगर आपका बच्चा कुछ करने लायक है, अगर वो क्रिएटिव है, एनालिटिकल है, वो किसी भी कॉलेज में पढ़ेगा, अच्छा करेगा। उसकी सोच और तरीके बदलने हैं तो वो चीज़ें अच्छी चलेंगी। तो आज अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट जहाँ पे स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, वो कहते हैं कि आपका सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है, कहाँ भेजना चाहेंगे, कि द स्कूल विच इज़ नियरेस्ट टू योर होम इज़ द बेस्ट स्कूल। आपको अपनी सोच बदलनी है और उन स्कूलों को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर हम हर स्कूल को बेस्ट करना चाहेंगे तो उन स्कूल्स के अंदर भी इस तरह की स्किल्स सेट होना चाहिए, सोच होनी चाहिए कि यस, हमने बच्चों को एक मेजर फोकल पॉइंट बच्चों पे रखना है, उनको हमने कुछ सिखाना है, उनके अंदर हमने बागडोर देनी है। तभी हमारा सबसे यंगेस्ट कंट्री है तो सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता अगर हम उस दिशा के अंदर चल पड़े, क्योंकि हमारे पास सब तरह की चीज़ें हैं, वो पूरा मिक्स तैयार है।
बस उस चीज़ को थोड़ी सी चिंगारी देनी है और थोड़ा सा अपनी आहुति हर बंदा देगा तो डेफिनेटली ये चीज़ें दूर नहीं है। और आपका पहला क्वेश्चन जो सर आपका जो मैंने पहला सवाल पूछा था, जो आपका फ्रेंचाइजी मॉडल है वो मैनेजमेंट लेवल पे है या टोटली, उसका थोड़ा सा डिटेल बताएं। ये मैंने आपसे पहले बोला कि ये को एडमिनिस्ट्रेट स्कूल है क्योंकि हमारी सिटी में ही है। मैनेजमेंट लेवल पे यस। तो ये आपके मैनेजमेंट, आपके एजुकेशन, आपकी हर चीज़ के अंदर वी विल बी टुगेदर इन डूइंग द थिंग्स, ताकि कोई भी चीज़ कहीं पे भी कमी ना रहे। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने नाम लिया है और बाकी जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली है उनका काम हो गया कि उसको आगे चीज़ों को कैसे लेके जाना है। सो वी विल बी देयर टिल द लास्ट थिंग एंड द फर्स्ट थिंग। एक तो सवाल और, हाँ जी। जैसे आपने 3-4 स्कूल खोल लिए हैं, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक स्कूल कम परफॉर्म करे तो उसको कल को आपको फिर दोबारा से उसको पॉलिश करना होगा, उसको कैसे मेंटेन करें? देखिए, आपकी जब एक सोच विचारधारा एक होती है तो आपका कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ कम चलेगी, कोई चीज़ ज़्यादा चलेगी। हो सकता है कि हर एक के अपने एक लोकेशनल सिस्टम्स भी हों, एडवांटेजेस भी हों, डिसएडवांटेजेस भी हों, वो एक अलग हो सकती है। पर लेकिन जब एक सोच आपकी एक दिशा में होती है, जब आप सब चीज़ एक आने वाले टाइम के हिसाब से कर रहे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई आवश्यकता पड़ेगी। अनलेस एंड अनटिल यू स्टॉप लिसनिंग टू एंड स्टॉप लुकिंग एट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, तो तब ये दिक्कतें आती हैं। और जब आप सोचते हो कि एक ही ढांचे के अंदर आप 50 साल निकाल देंगे, 10 साल निकाल देंगे, तो वो एक प्रॉब्लम है। सो यू नीड टू बी मोर फ्लेक्सिबल, यू नीड टू बी अडेप्टिव, यू नीड टू बी लुकिंग फॉर द चेंजेस विच इज़ हैपनिंग अराउंड। तो तब उनको लेके आप चलें और देखें कि क्या हो रहा है। और ये सब जानने के लिए, करने के लिए बहुत दूर जाना नहीं पड़ता है। आप अच्छे अच्छे स्कूल्स अराउंड द वर्ल्ड देखें, कहाँ क्या हो रहा है, किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। सो यू विल गेट टू लर्न। हम कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ नया कॉन्सेप्ट ईजाद किया है। पूरे वर्ल्ड ओवर एजुकेशन 4.0 चल रहा है, राइट। आपकी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिस्टम्स हैं, हर जगह यही चीज़ चल रही है। एंड आई बीन टू ऑलमोस्ट लाइक एवरी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ें देखी हैं।